स्टूडेंट, मैं हूँ राग वर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल राग क्लासेस में। तो हम क्या पढ़ रहे थे कि जो क्लास 10th है उसके ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं विकास को समझ रहे थे। क्योंकि आप अगर अच्छे से चैप्टर समझ लोगे तो कोई क्वेश्चन ऐसा आप नहीं भी करो तो भी आपको सारे का आंसर पता होगा, क्योंकि आप चैप्टर को ही समझ रहे हो। जैसे आप देखो कि आप अगर क्या करो, मैं आपको रटवा दूं कि आपका नाम ये है, आपका नाम ये है, ठीक है, मैं आपको अच्छे से रटवा दूं। अगर आप जाओ कल को आपको कोई क्वेश्चन कर दे कि आपके पापा का क्या नाम है, तो आप क्या करोगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आपने क्या रटा है कि मेरा नाम ये है, आपने पापा का नाम तो पढ़ा ही नहीं। तो ऐसे में क्या होगा ना कि आपके पास फिर और जो क्वेश्चन वो कर सकता है उसका जवाब नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप खुद के बारे में सारा डिटेल निकाल के रख लो तो वो आपसे कोई भी बात पूछेगा, आपको पता होगा। तो उसी तरह हमें क्या करना है ना कि सिर्फ चैप्टर या क्वेश्चन आंसर को नहीं रटना है। अगर आप रटते हो तो वो देखो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो आप सिर्फ रट रहे हो तो वो आपके लिए यूजफुल नहीं है। लेकिन आप समझ रहे हो तो आप कोई भी स्थिति में क्या कर सकते हो, आंसर बना सकते हो और उसको अच्छे से आंसर कर सकते हो। इसलिए आप चीज़ों को समझना स्टार्ट करो, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो, 10th में हो, तो आप अगर चीज़ों को अभी से समझना स्टार्ट करोगे ना तो आगे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप देखो हमने क्या पढ़ा था लास्ट टॉपिक में कि संसाधन नियोजन यानी जो प्लानिंग है उसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर हम बात करेंगे भू संसाधन की। भू मतलब क्या होता है, पृथ्वी, संसाधन मतलब वस्तु है। तो देखो भूमि एक महत्वपूर्ण प्रकृति संसाधन है, ठीक है, हम भूमि की बात कर रहे हैं, पृथ्वी की बात कर रहे हैं। तो अब देखो ये क्या है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि आप देखो अगर भूमि ही नहीं रहेगा तो भाई हम कहाँ रहेंगे, ना घर रहेगा ना हमारे रहने के लिए कुछ रहेगा। वन प्रकृति मतलब सारे तो भूमि पे ही है, इसलिए ये क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रकृति, वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार आवश्यकता भूमि पर ही आधारित है। अब सही बात है, अगर जमीन ही नहीं रहेगा तो आपका घर क्या चीज पे बन जाएगा, किस चीज पे आप चलोगे, क्या करोगे, मतलब कुछ ही नहीं रहेगा। इसलिए भूमि सबसे इम्पोर्टेंट है। भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए हमें इसका उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना होगा। अब आप देखो क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, ठीक है, लोगों की जनसंख्या जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन आप देखो कि ऐसा थोड़ी है कि अगर एक बच्चा जन्म लेगा तो उतना ज़्यादा जमीन भी बढ़ जाएगा, वो तो नहीं है। पृथ्वी का साइज बिल्कुल फिक्स है कि वो इतना ही है उसका सरफेस। तो हमें क्या करना होगा ना कि उसके लिए सावधानी से और योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा, जिससे क्या हो कि हमारा जो फ्यूचर है, हमारे जो अगला जनरेशन है उनके लिए परेशानी ना पैदा हो जाए। क्योंकि अब आप देखो कि पहले जाओ, आपके जो दादा होते होंगे, उनके दादा, उनके पास बहुत बड़ी ज़मीन होती होगी, है ना। फिर आपके दादा पे आओ तो उनके पास क्या होती होगी, थोड़ी कम होती होगी, आपके पापा के पास थोड़ी कम, और आपके पास अभी बहुत कम बचेगी। और अगर आपका जनरेशन आगे बढ़ा ना तो आप देखोगे ज़मीन कितना ज़्यादा कम होते जाएगा। तो ये क्या है ना कि हमें इसके लिए एक योजनाबद्ध तरीका अपनाना होगा, जिससे क्या हो कि हम भूमि को बचा पाए। क्योंकि अगर ये खत्म हो गया ना तो फिर भाई सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर भारत में भूमि संसाधन, अब हम क्या करते हैं, भारत की भूमि संसाधन की बात करते हैं। तो आप देखो कि लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर 100% है ना, ठीक है, 100% अगर सारी भूमि है तो इसमें क्या है, 43% क्या है कि भू क्षेत्र पे मैदान है। फिर क्या है, 30% पे क्या बचता है, तो जो भी पर्वत है वो 30% पे आता है, और जो 27% बचता है, ठीक है, ये बड़ा हो गया है ना। चलो कोई ना, आप समझ रहे हो कि सबसे बड़े क्षेत्र में क्या है, 43% पे मैदान है। फिर 30 पे क्या है कि पर्वत है, और जो 27 बचता है उस पर हमारे वो आ जाते हैं पठार, ठीक है। तो इस तरह क्या है, पृथ्वी का ये बंटवारा किया गया है। तो लगभग ये तो हमने पढ़ लिया कि जो भू क्षेत्र है ना उसमें क्या है कि कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है, मैदान में ही कृषि हो पाती है। आप देखो जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं ना वहाँ पे ऐसा नहीं कि कृषि नहीं होती है, लेकिन वहाँ थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वहाँ उन लोगों को एक टेक्निक अपनानी होती है, तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। लेकिन भाई जो मैदान होते हैं वहाँ पे कृषि करना बहुत आसान हो जाता है। और क्या होता है, यहाँ पे जो भी इंडस्ट्रीज लगाए जाते हैं ये सब में भी उनको क्या होता है, सुविधा मिलती है। तो इसलिए जो भी मैदान आता है उसमें ये सब यूज़ होता है। फिर आप देखो 30% जो भू क्षेत्र
विस्तृत है वो पर्वत है, ठीक है, जो बारहमासी नदियों के प्रवाह पर, सॉरी बारहमासी है ना, बारहमासी मतलब 12 महीने जो नदियाँ बहती है, ठीक है, जो नदियाँ बहती है ना 12 महीने, उनके प्रवाह को वो सुनिश्चित करती है पर्वत, ठीक है। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती है और परिस्थिति के लिए महत्वपूर्ण होती है। आप क्या करो, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो एक, ठीक है, ले लिया। अब मैं आपको बताती हूँ, देखो क्या होता है ना कि जो भी पर्वत है वहां से नदियां निकलती है। आप देखो जो हिमालय है, गंगा कहाँ से निकलती है, हिमालय से नदी निकलती है। हिमालय क्या है, तो पर्वत है। तो इसी तरह ये जो पर्वतें हैं वो नदियों को रास्ता देती है और उनके प्रवाह को सुनिश्चित करती है। साथ ही जो पर्यटन होते हैं, पर्यटक मतलब क्या होता है, जो घूमने आता है, जैसे हम लोग जाते हैं ना, शिमला जाते हैं, हिमालय जाते, हाँ नेपाल जाते हैं घूमने, काठमांडू, फिर क्या है, बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे हम जाते हैं। तो वो क्या करती है ना, एक पर्यटक का स्थान भी बनाती है और अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करती है और परिस्थिति के लिए महत्वपूर्ण है। आप देखो जो हिमालय पर्वत श्रृंखला, ये क्या करती है कि भारत को प्रोटेक्ट भी करती है उत्तर की तरफ से। तो आप देखो कि ये किस तरह एक क्या करती है, इंपॉर्टेंट हमारे देश के लिए भूमिका निभाती है। ये जो पठार होती है, पहाड़ होते हैं, लगभग 27% हिस्से क्या है, पठार होते हैं, जिसमें खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय कोष है। अब मैं आपको एक बार अच्छे से समझा दूं। आप देखो ये जो सरफेस होता है ना, प्लेन सा, वो होता है मैदान, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे, और ये जो सिंपल है ना, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर आप देखो, थोड़ा सा मोटा सा मैंने बनाया है, तो ऐसे क्षेत्र क्या हो जाएंगे, पठार कहलाएंगे। जो मैदान से तो ऊंचे हैं लेकिन पहाड़ से क्या है, नीचे है, वो कहला जाएंगे पठार। फिर आप देखो ये जो सबसे नुकीला है और इसका जो ऊपर का जो पॉइंट होता है ना, वो थोड़ा तीखा टाइप का होता है, मतलब वो प्लेन नहीं होता है। जैसे इसका देखो, ये भले ही ऊंचा में, लेकिन उसका ऊपर वाला सरफेस थोड़ा प्लेन होगा, इसका सतह थोड़ा चिकना होगा, लेकिन इसका सतह नुकीला टाइप का होता है। तो ये हो गया पहाड़। अब बिल्कुल नुकीला सुई की तरह तो नहीं होता है क्योंकि वो इतना बड़ा है, लेकिन फिर भी क्या होता है, मतलब छोटे क्षेत्र में होता है, ये मैं कह रही हूँ, ठीक है। आपने अगर पहाड़ देखा है तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अब देखो भारत में भू उपयोग प्रारूप, हम जो भूमि का यूज कर रहे हैं, है ना, उसकी प्रारूप मतलब उसका कैसा रूप है, कैसी मिट्टी पाई जाती है, ये सब हम देखेंगे, कौन से तत्व है ये सब। तो देखो भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व क्या है कि भौतिक कारक, जैसे आपका जो भू क्षेत्र है वो किस पे डिपेंड करता है, जलवायु पे डिपेंड करता है। अगर वहाँ का जलवायु अच्छा होगा, बारिश होगी, तो आपका क्षेत्र जो होगा ना वो उपजाऊ होगा, मतलब अच्छे होंगे, वो मृदा के प्रकार अच्छे होंगे वहाँ पे। लेकिन आप सोचो कि जहाँ पे बारिश नहीं हो रही, जलवायु अच्छी नहीं, वहाँ पे बंजर जमीन हो जाएगी। तो हमारे क्या करता है ना कि ये निर्धारित करता है कि जो प्रकृति जो धरती है ना, उसकी प्रकृति किस टाइप की है। फिर आप देखो कि मानवीय कारक में जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, सांस्कृतिक एवं परंपराएं इत्यादि शामिल है। और ये जो भू उपयोगी क्षेत्र होते हैं ना, इसमें जनसंख्या घनत्व मायने रखती है। जैसे आप देखो, कई बार आपने देखा होगा, ठीक है, इतना इतना सा 2 एरिया आप ले लो, ये बड़ा एरिया, फिर भी आपको ना इसमें 10 लोग ही रहेंगे इतने दूर में, ठीक है। लेकिन वहीं आप शहर में चले जाओ, इतने ही क्षेत्र में बहुत सारे आदमी रहेंगे, ठीक है। तो ये घनत्व होता है, मतलब क्या है कि ये क्षेत्र के हिसाब से कितना ज़्यादा इसका डेंसिटी रहता है ये बताता है। मतलब देखो ये इतना बड़ा सा एरिया, यहाँ पे 10-15 लोग रहेंगे, तो ये 10-15 नहीं, ये बड़े मतलब लेवल पे होता है। मतलब हम 1000 के हिसाब से पर किलोमीटर क्या करते हैं, इंसान की जो जनसंख्या होती है उसके आधार पर बांटा जाता है। तो ये क्या होता है ना कि अगर क्षेत्र अच्छा होगा तो इतने भी क्षेत्र में क्या होंगे, बहुत ज़्यादा लोग रहेंगे। लेकिन वहाँ बंजर भूमि रहेगी, जो मरुस्थल रहेगा, वहाँ पे लोग कम रहते हैं, तो ये इस तरह का एरिया बन जाएगा। तो ये मैं समझा रही थी। फिर देखो प्रौद्योगिकी क्षमता, अगर वहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, आप देखो हल्दिया साइड में जाओ, कलकत्ता के साइड में, फिर आप मुंबई चले जाओ, तो ये सब क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया है। तो यहाँ पे आपको घनत्व बहुत ज़्यादा मिलेगा, जो स्लम्स वगैरह है ये सब बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे मजदूर क्या होते हैं वहाँ पे काम करते हैं। फिर देखो संस्कृति या परंपराएं इत्यादि शामिल है। और हर जो क्षेत्र है उसकी परंपराएं अलग होती है, उसका जो संस्कृति होता है वो अलग होता है। अगर आप साउथ साइड जाओ तो वहाँ का अलग कल्चर आपको मिलेगा, अगर आप वेस्ट साइड जाओ, वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ का क्या है, भाषा, बोल चाल, रहन सहन सारा कुछ अलग है।
वहीं आप पंजाब साइड चल जाओ वहाँ अलग है, मतलब राजस्थान साइड जो आप वहाँ अलग है, बिहार अलग है। तो सारा क्षेत्र जो होता है ना, वहाँ की जो कल्चर होती है वो अलग अलग हो जाती है। फिर देखो भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव पे कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो देख लो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये क्या है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, परंतु इसके 93% भाग में भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध है। लेकिन क्या है कि सारा का यूज नहीं होता है, जितना हम यूज करते हैं ना वो 93% ही है। मतलब टोटल तो 100 है, लेकिन हम यूज कितना का कर रहे हैं, तो 93 का ही कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप देखो क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांत में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूची क्षेत्रों में बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं। आप देखो जो ये हमारा पूर्वोत्तर एरिया है ना, पूर्व में अगर आप जाओ तो असम तक हमें क्या होता है पता होता है, लेकिन असम के बाद क्या है ना कि बहुत सारे मतलब आदि मानव टाइप के लोग रहते हैं, उनका जो जनसंख्या है ना वो हमें एक्यूरेट पता नहीं, और जो क्षेत्रफल है वो लोग क्या करते हैं ना कि जाने नहीं देते, वहाँ जनगणना के लिए भी जाया जाता है ना, तो वो लोग क्या करते हैं ना कि हमला कर देते हैं। तो इसलिए क्या है कि पूरा डिटेल हमें उस क्षेत्र के बारे में नहीं है हमारे पास। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए यहाँ पे। फिर मैं क्या करती हूँ, क्लोज करके अच्छे से जूम करके दिखाती हूँ कि इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्र में भूमि उपयोग के सर्वेक्षण में नहीं हुआ है। जैसे आपको पता होगा कि जो जम्मू कश्मीर का एरिया है वहाँ पे क्या है कि पाकिस्तान और भारत के बीच क्या है, लड़ाई हो रही है। जो चीन है उसके बीच भी मतलब जो लद्दाख वाला एरिया है वहाँ पे भारत और चीन के बीच विवाद है। तो ऐसे जो कुछ क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ की भी जो धरती होती है, जो भूमि होती है, उसका यूज़ नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत ही विवादित एरिया है इस कारण, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया कि उसका जो भू प्रकृति है ना वो किस प्रकार है। फिर है भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मतलब क्या है कि भूमि का जो निम्नीकरण हो रहा है, मतलब ह्रास हो रहा है, हम उसके बारे में देखेंगे कि क्या वजह है कि भूमि का ह्रास हो रहा है, ये सब। और जो संरक्षण के उपाय, मतलब अगर उसका ह्रास हो रहा है, मतलब उसकी जो मात्रा है, जो गुणवत्ता है वो खराब हो रही है, तो हमें किस तरह उसे बचाना होगा, तो ये सब हम अब पढ़ने वाले हैं। आप देखो कुछ मानव क्रियाओं, जो मानव कुछ काम करते हैं, ऐसे काम जिससे क्या होता है, जैसे वनोन्मूलन, हम क्या कर रहे हैं कि वन की कटाई कर रहे हैं, बहुत तेजी से कर रहे हैं। आप देखो कि जो पर्यावरण है ना वो कितना ज़्यादा प्रदूषित हो गया है, सिर्फ क्या है वन को काटने से। फिर अति पशु चारण, जो चारे वाले इलाका थे वहाँ पे क्या है कि बहुत सारे जो पशु है ना वो मतलब सारा चारा उनका खत्म हो गया है, तो ये एक समस्या है। फिर खनन ने भूमि के निम्नीकरण की मुख्य भूमिका निभाई। हम क्या कर रहे हैं, इतना ज़्यादा अति दोहन कर रहे हैं, जहाँ पे अगर हमें पता चल गया कि वहाँ कोयले की खान है तो हम बस उसको खनते जा रहे हैं। अगर पता चल गया वहाँ पे पेट्रोलियम है तो हम उसको निकालते जा रहे हैं। अगर सोना है, चांदी, मतलब कोई भी अगर संसाधन है पृथ्वी के नीचे तो हम क्या करते हैं, तुरंत उसको निकालने लगते हैं। तो जिस कारण क्या होता है ना कि भूमि को नुकसान पहुंच रहा है। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से आप ले लो, ठीक है। फिर आप देखो भूमि निम्नीकरण को रोकने के उपाय। ये तो आपको समझ में आ गया कि भूमि निम्नीकरण क्या होता है। आप देख लो, ऐसे लिख लोगे कि आप आंसर कि भूमि निम्नीकरण वैसी क्रियाएं जिससे क्या हो, भूमि का ह्रास होता है, उसकी गुणवत्ता और मात्रा में फर्क पड़ता है, वैसे भूमि निम्नीकरण कहलाएंगे। फिर है कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन में भूमि के निम्नीकरण की मुख्य भूमिका निभाइए। ये लिख लोगे तो आपका भूमि निम्नीकरण क्या हो जाएगा, हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आता है कि उसके संरक्षण के उपाय। तो देखो आप ऐसे लिख दोगे कि भूमि निम्नीकरण को रोकने के या फिर उसके संरक्षण के उपाय निम्न है। फिर आप लिखो वनोरोपण, मतलब अगर हम वनोन्मूलन कर रहे हैं यानी वनों की कटाई कर रहे हैं तो फिर हमें क्या करना होगा, वनों का रोपण भी करना होगा। अगर आप किसी चीज को काट रहे हो तो आप क्या करो, वापस से उससे लगाओ भी। अगर आप एक पेड़ काट रहे हो तो 2 पेड़ लगाओ, ये जिम्मेदारी है आपकी और आपको करना ही चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप बहुत गलत कर रहे हो। फिर देखो चारागाहों का उचित प्रबंधन, जो चारागाह होते हैं, ठीक है, जो चरते हैं, जानवर चरते हैं, उनका एक उचित प्रबंधन होना चाहिए, ठीक है। फिर पशु चारण नियंत्रण, वही बात है। फिर रेतीले टीलों पर कांटेदार झाड़ियों द्वारा स्थिरीकरण। आप देखो जो रेत वाले एरिया होते हैं, जैसे राजस्थान साइड में जाओ तो वो क्या है, मरुस्थल वाले क्षेत्र है। तो ऐसे में क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया था कि वहाँ क्या होती है, तेज हवाएं चलती हैं, जिससे क्या होगा, आप देखो जैसे मान लो यहाँ पे बहुत सारा बालू है, ठीक है, अगर तेज हवा चलेगी तो ये क्या होगा, अपने साथ लेके इसे उड़ जाएगी, ठीक है।
तो हमें क्या करना है, इसे उड़ने नहीं देना। अगर आप यहाँ पे क्या करो, कैक्टस लगा दो, ठीक है। अगर आप कैक्टस लगा दो तो इसका जड़ क्या करेगा, इसको मिट्टी को पकड़े रहेगा। तो ऐसे भी क्या होगा, कितनी भी तेज हवाएं आई तो ये उड़कर नहीं जाएगा। तो इससे क्या होगा कि मिट्टी का जो है वो हरास रुक जाएगा। फिर है बंजर भूमि का उचित प्रबंधन। अगर आपकी भूमि बंजर हो जाती है, ठीक है, तो भले ही हम मान लिए कि वहाँ पे आप खेती नहीं कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे आप घर तो बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि घर में आप क्या टाइल्स लगा के लोग रहते हैं, तो वहाँ पे भूमि कैसे भी हो, ये क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मायने नहीं रखेगा। तो इसलिए हमें क्या करना होगा कि जो भी बंजर एरिया है, हमें क्या करना होगा कि एक लिस्ट बनाना होगा कि कहाँ का क्षेत्र कैसा है। अगर यहाँ पे मान लो उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है, हम यहाँ पे घर बना लिए, तो वो क्या हो गया, पृथ्वी का मतलब बेवजह मैं उसे बर्बाद कर दी। अगर वहीं मैं अगर बंजर वाले इलाके में अगर अपना घर बना लूँ, ठीक है, मतलब सिर्फ मैं अपना अकेले घर जाके तो नहीं बना लूँगी, वहाँ पे मतलब सारा एक फैमिली या एक सोसाइटी वहाँ पे बस जाए। तो ऐसे क्या होगा ना कि जो यहाँ पे उपयोगी भूमि खराब हो रही थी वो बच जाएगी कृषि के लिए, तो ये जरूरी हो जाएगा। फिर एक खनन नियंत्रण, जो हम इतनी तेजी से खनन कर रहे हैं ना, इसका हमें क्या करना होगा, नियंत्रण करना होगा। तो ये है। फिर आप देखो मृदा संसाधन, ये आपका सेकंड चैप्टर है, तो ये हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तब तक के लिए घर पे अच्छे से पढ़ते रहिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो, मैंने हर वीडियो में रिपीट किया कि कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ करके पूछ लिया करो, जिससे हमें भी अच्छा लगता है आपकी हेल्प करना और आपको बताना कुछ। तो आप क्या करो, अच्छे से अपने क्वेश्चन कर लिया करो और पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय।